क्योंकि हेगल जो हैं वो एब्सोल्यूट निराकार ब्रह्म को नहीं मानते, साकार ब्रह्म को मानते हैं। तो हेगल फिर इसको जो है सोसाइटी में ले आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो सारी चीज़ है ये सोशल फंक्शन में भी आती है। क्वालिटी जो है, जब क्वांटिटी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो क्वालिटेटिव नई चीज़ पैदा हो जाती है। तो जैसे उसने उदाहरण दिया, जैसे फैमिली है। अब फैमिली के बारे में हेगल का ये विचार है कि फैमिली इज़ नॉट फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू फिजिकल यूनियन ऑफ टू पर्सन। फिजिकल यूनियन से फैमिली नहीं बनती। आप किसी के साथ फिजिकल कहीं भी रिलेशन करें तो आपकी फैमिली थोड़ी बन जाएगी। तो कहता है फैमिली जो बनती है कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं बनती। हॉब्स वगैरह मानते थे कि फैमिली तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुसलमान अब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट ही मानते हैं, लिखा जाता है सारा उसमें। तो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये चीज़ें शर्तें हैं। तो हेगल कहता है फैमिली कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनती। फैमिली तो पुरुष, और पुरुष के अंदर जो गुण नहीं है, जो एफिमिनेसी है, उसमें सबसे बड़ा गुण क्या है? इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, और पेरेंटल इमोशन। और पेरेंटल में मैटरनल इमोशन जो है माता का, हर एक औरत ये चाहती है कि मैं माँ बनूं। जो माँ नहीं बन पाती वो फिर दुखी होती है सारे के सारे। तो माँ के अंदर ये गुण पुरुष में नहीं होते। तो जब ये गुण मिलेंगे दोनों के दोनों तीसरे थे, तब फैमिली बनेगी कि नई चीज़। तो उसने कहा कि मैरिज जो है ये कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है कि हमने सेक्स की सेटिस्फैक्शन के लिए। मैरिज जो है कम्युनिकेशन ऑफ टू सोल। मैरिज द कम्युनिकेशन ऑफ टू ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। मैरिज इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज का पर्सनल कोई वो नहीं है। मैंने आपके साथ मैरिज कर ली लेकिन सोशल अप्रूवल नहीं मिली तो मैरिज नहीं मानी जाएगी। आपने एक औरत घर में ला कर रख ली और सोसाइटी ने उसको अप्रूवल नहीं दिया तो मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो मैरिज को पर्सनल नहीं मानते हेगल। मैरिज तो सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब ये मैरिज जो है जब सोशल इंस्टीट्यूशन बन गई तो क्वांटिटी बढ़ेगी इसकी। एक मैरिज, दो मैरिज, तीन, एक फैमिली, तीन चार फैमिली, चार पाँच, ये सारी जब फैमिली बनेंगी तो जब क्वांटिटी बन जाती है, बढ़ जाती है, तो एकदम ट्रांसफॉर्म होती है क्वालिटी में। और क्वालिटी में ट्रांसफर कर सिविल सोसाइटी बन गई। फिर वो फैमिली से सोसाइटी बनती है, सिविल सोसाइटी। सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये भी हेगल हॉब्स वगैरह की थ्योरी को बिल्कुल करना होगा। सोसाइटी तो एक आध्यात्मिक, आप अगर रिलेशन को अध्यात्मता की तरह मानते हो तो सोसाइटी है। अगर उनको आप नहीं मानते तो आप बीस्ट हैं, आप आदमी बने नहीं अभी। वही एरिस्टोटल वाली बात रिपीट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी ए मैन इज आइदर गॉड और ए बीस्ट। मैन सोशल है, उसे सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। बिना सोसाइटी के पागल हो जाएगा वो। एक आदमी को आइसोलेशन में रख दो, सबसे बड़ी सज़ा ये है जेल में, आइसोलेटेड वार्ड में जिनको रखते हैं, उन जिनको हार्ड पनिशमेंट होती है उनको आइसोलेशन वार्ड में। अपनी कोठी से बाहर आप नहीं निकल सकते। सिर्फ नेचर की कॉल के लिए, यानी आपने बाथरूम वगैरह जाना है, लेटरिन जाना है, तब तो आप निकल सकते हैं वहाँ से, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो वो आइसोलेशन में जो आदमी रहेगा वो मेंटल टॉर्चर इतना होगा कि वो कहेगा जी मुझे और कोई सज़ा दे लो पर ये ना करो, मुझे अकेली कोठरी में बंद करना। तो ये जो सारी चीज़ है ये एक तरह की सोसाइटी जो है ये आदमी के लिए बड़ी एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल है। ख़ास तौर से हेगल तो यही मानते हैं। हेगल वही बिल्कुल वैसे ना, हमने कहा प्लेटो वाली बात को मान रहे हैं हेगल इस बात को मान रहे हैं कि आदमी बिना सोसाइटी के रह ही नहीं सकता। अब दो आदमी ऐसे हैं जो बिना सोसाइटी के रह सकते हैं। एक तो गॉड, या तो वो आदमी परफेक्ट बन गया है और गॉड बन गया है। गॉड की कोई सोसाइटी नहीं होती। 3 या 4 या 5 या 6 गॉड नहीं है कि उनकी एक सोसाइटी बन जाए।
तो जो आदमी अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी है, या तो उसने अपने आप को इतना परफेक्शन प्राप्त कर लिया है कि वो गॉड बन गया, अब उसको सोसाइटी की ज़रूरत नहीं। और या फिर वो भी बीस्ट है, शेर जो होता है इतना जंगली जानवर, इतना पावरफुल होता है, लेकिन कोई उसकी सोसाइटी बना के नहीं रहता। जानवरों ने बड़े बड़े ज़बरदस्त भयंकर जानवर हैं, लेकिन उन्होंने सिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं, सिविल सोसाइटी नहीं बन सकती उनकी। जिस सोसाइटी में लॉ के हिसाब से हम अपने आप को ढालें और सारी फैमिलियां यूनाइटेड होकर के रहें कि यूनिटी है सारी, तो वो ऐसी सोसाइटी कोई जानवर नहीं बना सकता। तो जो आदमी सोसाइटी से अलग है वो बीस्ट होगा। बहुत सारे आदमी हैं जो बीस्ट जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिन्हें कोई सोसाइटी का वो नहीं। तो डाकू, लुच्चे लफंगे, वो ऐसे आदमी होते हैं, वो बीस्ट होते हैं, आदमी नहीं होते। तो हेगल सोसाइटी को एक मेंटल कंस्ट्रक्शन मानता है, मेंटल समझ लो या आत्मिक आध्यात्मिक, और उसमें कहता है कि सोसाइटी के रिलेशन तो सारे आदमी को महसूस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बिकम ए सोशल मैन। ये इंटरनल रिलेशन है, इनको अब ये नेसेसिटी है आदमी की। तो जब एक तरफ सिविल सोसाइटी, वही जो फैमिलीज़ का इकट्ठा रूप हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था सिविल सोसाइटी, और एक तरफ फैमिली, अब इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, फैमिली के इंटरेस्ट या समाज के इंटरेस्ट, कौन से हायर हैं, इनमें कन्फ्लिक्ट जब आता है तो हेगल कहते हैं तीसरी चीज़ क्या बनती है, एक नई क्वालिटी। अब ये हो गया फैमिली का नेगेशन हो गया सिविल सोसाइटी में, अब फैमिली नहीं सोसाइटी बन गई, और फैमिली सोसाइटी जब बन गई तो दोनों का नेगेशन हो गया, तो दोनों में टक्कर पड़ेगी, दोनों के इंटरेस्ट में टक्कर आएगी, तो इस टक्कर को रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो ये रिकनसाइल हो जाता है स्टेट में। हाईएस्ट सिंथेसिस जो है स्टेट, राज्य, और ये राज्य जो है चूँकि हाईएस्ट सिंथेसिस है, इसलिए हेगल इसको कहते हैं कि ये स्टेट जो है, हमारा जो राज्य है, ये राज्य कोई ये नहीं है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। क्या आपने इसको पॉलिटिकल मान लिया? राज्य क्या है? गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ। भगवान जब अपना प्रकट करता है, हम तो कहते हैं भगवान अपने आप को प्रकट करता है अवतारों के रूप में, कि राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए। हेगल इस बात को नहीं मानते। हेगल कहते हैं भगवान अपने आप को प्रकट करता है स्टेट के रूप में, और ये स्टेट कैसी होती है? जहाँ जैसे आदमी होते हैं वैसी स्टेट वहाँ बन जाती है। जहाँ आदमी में डिक्टेटरशिप की इच्छा होगी तो स्टेट को ऑनर करना ये हाईएस्ट ऑनर है। ये आप स्टेट की सेवा करो, यही ब्रह्म की सेवा है। अब ये हेगल ने जो थीसिस और एंटीथीसिस बनाई सारी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पड़ गई, दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कि राष्ट्र की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो राष्ट्रवाद ऐसा कठोर बन गया कि यूरोप में अंदर बड़ी लड़ाइयाँ हुई राष्ट्र के लिए, और जर्मनी राष्ट्र तो ऐसा बन गया, कठोर देशभक्ता ला दी उन्होंने, देशभक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी देशभक्ति जो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करती किसी से, नेशन स्टेट बन के खड़ी हो गई। हेगल ने नुकसान पैदा किया। स्टेट ही ब्रह्म का रूप है। ये कहलाता है फासिज्म, नाजीज्म, यानी कठोर देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति। वे देश को तो मानो, लेकिन ये मानना कि देश ही ब्रह्म है, यही भगवान है, ये आपस में पैदा कर देगा। अगर देशभक्ति ही भगवान की भक्ति है तो मेरा देश मेरे लिए सुपीरियर हो गया, भगवान बन गया तुम्हारा देश। जितने दुनिया के देश हैं इतने सारे भगवान बन के खड़े हो गए। तो जहाँ हेगल ने स्टेट को यूनिटी बना दिया सारा, और ये कर दिया स्पिरिचुअल यूनिटी है। स्टेट इज़ ए स्पिरिचुअल यूनिटी, मेंटल यूनिटी, सिंथेसिस है, हायर थेसिस। सोसाइटी का हायर सिंथेसिस स्टेट में होता है। तो ये स्टेट जो है ये बन गई नुकसानदेह। तो इस तरह हेगल की फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे बड़ी बात, पहले ये समझो कि बीइंग, फिर समझो बीइंग में से नॉन बीइंग, उसी में से नॉन बीइंग निकल रहा है।
नॉन बीइंग कोई चीज़ इम्पोज नहीं है उसके ऊपर, उसी के अंदर से उसकी एंटीथीसिस पैदा होती है। उसका उदाहरण हम दे ही रहे अभी तो, कि जो है उसके अंदर से ये क्वालिटी जब अलग हो जाती हैं तो नॉन बीइंग दिखाई देती हैं। क्वालिटीज़ निकाल दी, नेगेट कर दी क्वालिटीज़। हमने कह दिया संतरा है, तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो है सारी, उसको वो सारी उसमें से निकाल दिया, तो है में से ही उसकी नॉन निकल आई सारी। तो इस तरह हेगल के सिस्टम को समझने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीइंग में से नॉन बीइंग कैसे निकलेगा। ये थीसिस है, इसकी एंटीथीसिस, और वो जब एंटीथीसिस में टकराव ना हो इसलिए एक हायर सिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो ये हायर सिंथेसिस करते करते आप एब्सोल्यूट माइंड तक पहुंच जाओगे। वो एब्सोल्यूट माइंड जो है पर, तो अब हेगल का जो काम चलेगा आगे, वो इसलिए हम नहीं चलाएंगे। हमने शुरू में कहा था कि हेगल ने अब यहाँ आकर के अपने आप को फिलॉसफी से, वैसे तो कह दिया फिलॉसफी है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया फिलॉसफी से। जब ब्रह्म जो है स्टेट के रूप में आता है तो उस राष्ट्र की हिस्ट्री बन जाता है सारा। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री आ गई, और हेगल कहता है ये हिस्ट्री जो है ये हर एक राष्ट्र के, ये उस राष्ट्र की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से ब्रह्म अपने आप को प्रकट करता है। हर देश के अंदर एक सी कल्चर क्यों नहीं है, हर देश के अंदर एक से रिलीजन क्यों नहीं आए, हर देश के अंदर एक सी मॉरल क्यों नहीं आई? क्योंकि हेगल जब ये मानते हैं कि सोल ब्रह्म है तो वो कहते हैं सोशल मोरलिटी ही हाईएस्ट मोरलिटी है, स्टेट की मोरलिटी हाईएस्ट मोरलिटी है। जिस चीज़ से स्टेट को नुकसान पहुंचता हो, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो, और जिस चीज़ से स्टेट को फ़ायदा पहुंचता हो उसके लिए आप सारा सैक्रिफाइस करो स्टेट के लिए। गांधी जी ने थोड़ा सा इसके बारे में अपने जिक्र तो किया है इसमें अपने सोशलिज्म में, लेकिन वो हेगेलियन नहीं है गांधी जी। दोनों के विचार थोड़े थोड़े मिलते हैं। गांधी जी ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगतान, ये मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। और ईश्वर अगर ये कहे कि अपने तीनों बच्चों को मिलिट्री में लड़ने के लिए भेज दे बंदूक लेके, तो मैं तीनों बच्चों को वहाँ भेजूँगा, क्योंकि मेरे नहीं हैं बच्चे, ईश्वर के हैं। और ईश्वर क्या है? समाज, ये ईश्वर है। तो हालांकि वो हेगल से इन्फ्लुएंस नहीं है गांधी जी, लेकिन बात वही कह रहे हैं कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, स्टेट हाईएस्ट। अब जब स्टेट हाईएस्ट है तो हम एक तरफ से चले जाएंगे स्टेट की हिस्ट्री में, भाई ये स्टेट और तरह की है, ये स्टेट डेमोक्रेटिक है, ये स्टेट डिक्टेटरशिप है, ये तरह की है, ये एरिस्टोक्रेटिक है। तो हेगल ने सारी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है, और हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का कि गॉड जब अपीयर होता है तो हर एक के सामने उसकी कितनी कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उनके अंदर कितनी शक्ति है ऊंचे आदर्शों को ग्रहण करने की। तो उसकी कैपेसिटी को देख के भगवान जो छोटे हल्की, उनके यहाँ जो राष्ट्र बने हुए ऐसे थे जिनकी स्टेट मोरलिटी बड़ी हल्की सी थी, तो वो और तरह की कल्चर पैदा हुई वहाँ। और जो बहुत हाई कल्चर के लोग थे, हालांकि उसमें हेगल बहुत ही यहाँ नैरो हो जाते हैं औरों की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए। उन्होंने कहा ये जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर भगवान ने जो कल्चरल सुपीरियोरिटी दी है, सबसे ज़्यादा भगवान ने अपने आप को वो किया है, वो जर्मन नेशन में किया है। जर्मन नेशन दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और सुपीरियर, इसलिए आइडियल स्टेट जर्मन में ही बनेगी। सच्चे देशभक्त जर्मन में ही पैदा होंगे। तो हेगल ने यहाँ जर्मन राष्ट्र को, अपने जर्मनी को मेरा जर्मनी बहुत महान है। तो हम फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग ही विषय हो जाता है। इसी तरह से जब हेगल ये लाएंगे कि हाईएस्ट मोरलिटी स्टेट में बन जाती है, और स्टेट और सिविल सोसाइटी में दोनों में ये हो जाता है। अब स्टेट और सोसाइटी में भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि थिंसिस बनथिस। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा कि स्टेट की आप जब सारी चीज़ें करेंगे तो सोसाइटी के कैसे लॉ बनेंगे, हेगल वाले दोनों जस्टिस वहाँ कैसे लागू होंगे। हेगल के जस्टिस ही ले आए। ख़ास तौर से उन्होंने कहा जो आपका रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है, दंडात्मक जस्टिस जो है,
उसको स्टेट किस तरह से लागू करेगी और कैसे उन पर विचार करेगी, लॉ कैसे फॉर्म होंगे, कैसे लॉ बनाए जाएंगे। स्टेट के लॉ वही लोग बनाएंगे जिनके अंदर वो डिवाइन, यानी जिनके अंदर फिलोसफिकल इम्प्योर, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लॉ हो। किसी को कोई ज़रा सा भी, एक को भी ये ना लगे कि लॉ हमारे विरोध में जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो चुनौती देगा कोर्ट में और उस लॉ को ठीक कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव लॉ कौन बनाएंगे? वो होंगे जो मैन ऑफ इंटेलेक्ट हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे आदमी हैं, सिविलाइज आदमी हैं। अब यहाँ चाहे कोई आदमी बुरा मान जाए, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ये हो गया कि लॉ बनाने वाले आदमी को यही पता नहीं लॉ क्या है। कई आदमी ऐसे हैं जो 10वीं पास भी नहीं है और बन के बैठ गए MP या कुछ भी चीज़। हेगल इस चीज़ को नहीं मानता। हेगल कहता है लॉ बनाने वाले जो होंगे स्टेट के आदमी, वो होंगे जो बड़े लर्नेड आदमी हैं, जो सारी ह्यूमैनिटी को समझते हैं। तो हालांकि उसमें उन्होंने कह दिया ऐसे लोग जर्मनी में ही होंगे, दूसरे देशों को उसने, जर्मनी को उसको मोस्ट सुपीरियर बना दिया। लेकिन वो सारा जितना भी है, बहुत थ्योरी ऑफ स्टेट हेगल की बहुत बड़ी है। हेगल स्टेट को चूँकि ब्रह्म का रूप मानते हैं, तो हम ये करेंगे कि हेगल की हिस्ट्री की फ़िलॉसफी को हम छोड़ देंगे हिस्टोरियंस के लिए, वो हिस्टोरियन करेंगे। और इधर जो सोशल मोरलिटी या स्टेट मोरलिटी आ गई है, इसको पॉलिटिकल साइंस वाले करेंगे। हम तो एक जनरल मोरलिटी इथिक्स की ला करके थोड़ी सी, और फिर हेगल को विदा कर देंगे। राजनीति वगैरह में हम जाएंगे नहीं। ये शुरू में ही उन्होंने कहा था कि हेगल ने बहुत विस्तार से लिखा है इस पर भी, और हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी के तो फादर हैं वो।